गुड मॉर्निंग क्लास 12th। मैं आपके सामने से पहले की क्लास में आषाढ़ के एक दिन के तृतीय अंक की जो दूसरी घटना थी, जिसमें कि कालिदास कहते हैं मल्लिका से कि कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया। यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि मुझे सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया। कश्मीर के लोग समझते हैं मैंने सन्यास ले लिया। मैं सन्यास नहीं लिया हूँ, केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ। आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मातृगुप्त इन्होंने क्यों अपने रूप का आवरण किया था, जो कि माँ कश्मीर का भावी सम्राट बनने के लिए प्रियंगु मंजरी एकमात्र दुहिता थी गुप्त वंश की, जिसके कारण उसे विवाह के लिए इन्हें मातृगुप्त का कलेवर ओढ़ना पड़ा था। अब इसी चीज को ये कह रहे हैं कि अब मेरे अंदर से सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है और अब मैंने सन्यास नहीं लिया, बल्कि मैं मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त। इसी बीच कोई द्वार खटखटाता है। कालिदास उठने लगते हैं, मल्लिका मना करती है। उन्होंने कहा यह भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप। मल्लिका फिर से इन्हें जो बातें चल रही हैं वहीं पर ले आना चाहती है। तब कालिदास कहते हैं कि मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा मल्लिका, अंबिका, हर बार इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अंबिका जो भी मेरे बारे में कहती थी वह सही थी। अब आप जो को मैंने ये कहा था कि आप इसे सोचिएगा, तो मेन चीज अंबिका यही तो कहती थी ना कि यह व्यक्ति आत्मसीमित है, यह व्यक्ति तुम्हें एक उपादान की तरह प्रयोग कर रहा है, यह व्यक्ति अस्थिर चित्त है, यह व्यक्ति स्वार्थी है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें खुद वहाँ जा कर के अनुभूत हुई कि अंबिका जो कुछ भी मेरे बारे में कहती थी वह सब सही था। बाहें पीछे की ओर फैल जाती और आंखें छत की ओर उठ जाती। अब यहाँ से आप कालिदास के जो चरित्र के बारे में बता रहा है उसे पॉइंट में कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है, मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था। एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। जो अस्थिर चित्त की विशेषता है वही कालिदास कह रहा है कि मैं जो उस समय जगदम्बा के मंदिर में जाके बैठ गया था, या मैं नहीं जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्सना यानी हर जगह से डांट फटकार प्रताड़ना जो मुनीम ली है, और अभाव माने कमियों की थी। तो कह रहे हैं अभाव और भर्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद जो प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूँगा। क्यों? क्योंकि अभाव भरा जीवन इन्होंने अभी तक जिया था। भर्सना समाज संबंधी सबके द्वारा इन्हें डांट फटकार कहती है ना, माँ गांव वालों की तरह तुम भी उनके बारे में ऐसे ही समझती हो। जो कि प्रथम अंक में जब मल्लिका और अंबिका के बीच में बातचीत होती है उस समय का ही है। तो वही कह रहा है कि जब मुझे मालूम था अपने बारे में कि अभाव और भर्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद जब एकाएक मुझे प्रतिष्ठा और सम्मान का वातावरण मिलेगा तो मैं कैसा अनुभव करूँगा। थर्ड पॉइंट है, मन में कहीं यह आशंका थी कि यह वातावरण मुझे छा लेगा, मेरे जीवन की दिशा बदल देगा। विलोम ने भी तो यही बात कही थी ना कि वहाँ पर जाकर के भोग विलास की बहुत सी वस्तुएं होंगी, उनमें तुम खो तो नहीं जाओगे। तो यही चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पर 3 पॉइंट आप स्पष्ट कर लीजिए। पहला पॉइंट यही था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। सबसे प्रमुख चीज़ होता है कि व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास होना, लेकिन यहाँ पर कालिदास कहता है कि मुझे अपने पर ही विश्वास नहीं था। क्यों विश्वास नहीं था? क्योंकि जो मैंने अभाव और भर्सना का जीवन जिया था, तो एकाएक जो मुझे प्रतिष्ठा और सम्मान का वातावरण मिलेगा तो कहीं वहाँ जा कर के वह मुझे छा तो नहीं लेगा। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा था कि यह भी आशंका थी कि वह वातावरण मेरा जो जीवन है, मेरी जो दिशा है, दिशा जो काव्य रचना है,
मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वह मुझे परिवर्तित कर देगी। और यह आशंका निराधार नहीं थी। जो कुछ भी हुआ वह सही है। आंखें मल्लिका की ओर झुक जाती हैं। अब फिर कहता है, तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ होगा कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा, क्योंकि भाई वो बचपन से संगनी रही है, वह उसके बारे में जानती है, उसके चरित्र के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में जानती है। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन काव्य रचना था और मैं एकाएक अब राजनीतिक उस साहित्यिक जीवन को छोड़ करके जो स्वप्न से भरा है, जो कहते हैं ना काव्य कवि के कलम में वह ताकत है जो तोप और तलवार में नहीं है, तो मेरा जो वो रचना थी। और जो राजनीतिक जीवन है वह राजनीतिक जीवन तो एक सीमा क्षेत्र में बंधा हुआ है। तो तुम्हें भी बहुत अस्वाभाविक लगा होगा कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें यह भी बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मुझे मालूम था कि वह वातावरण मुझे छा लेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम्हें अस्वाभाविक लगा होगा जब मैं कश्मीर का शासन, लेकिन मुझे नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो मालूम ही था कि वह वातावरण मुझे छा लेगा। इसीलिए तो मैं वहाँ पर जाना नहीं चाह रहा था। अभावपूर्ण जीवन की यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। अर्थात जिस व्यक्ति ने जीवन में कुछ भी नहीं देखा और उसके जीवन में जब एकाएक सुख सुविधाएं आई, तो वो व्यक्ति का परिवर्तित होना यह तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। मैं इतना अभाव और वर्षना का जीवन जी लिया, तब एकाएक जब मुझे प्रतिष्ठा और सम्मान का वातावरण मिला तो मेरे अंदर जो परिवर्तन हुआ यह तो एक स्वाभाविक परिवर्तन है। संभवतः उसमें कहीं उन सब से प्रतिशोध लेने की भावना थी जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया। अर्थात जब तब लोगों ने मेरी भर्त्सना की, जब तब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, तो इसलिए मेरा ये था कि ठीक है, मुझे वो प्रतिष्ठा और सम्मान मिल जाए, फिर मैं एक एक लोग, क्योंकि कहते हैं ना जो प्रतिशोध की भावना होती वह व्यक्ति दूसरे को तो कम नुकसान पहुंचाती, आप स्वयं जो व्यक्ति प्रतिशोध ले रहा है उसे अधिक है। इसीलिए उन्होंने बोला कि मैंने यही सोचा था कि जिन जिन ने मेरी भर्त्सना की थी, तो ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी कि मैं उस जब पद पर जाऊंगा, उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करूंगा, तो लोगों से मैं प्रतिशोध लूंगा। जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। ओंठ काट कर उठ पड़ता और झरोखे के पास चल जाता, परंतु मैं यह भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। परंतु मैं बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। क्यों? क्योंकि आपने देखा जब वह गांव में रहे वहाँ खुश नहीं रहे, वहाँ उन्हें अभाव भर्त्सना का जीवन मिला। जब वह काव्य के क्षेत्र में गए तो उन्हें और सत्ता प्रभुता का मोह आया, जिसके कारण कश्मीर गए। कश्मीर में जाने के बाद भी उन्हें नहीं यहाँ सुख मिला। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब मैं बार बार अपने को यही विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं बल्कि मुझ में है। मैं अपने को बदल लूँ तो सुखी हो सकता हूँ, परंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों? न तो मैं बदल सका और न सुखी हो सका। जो लोभ लालच है, जो अस्थिर चित्त व्यक्ति है, वो अस्थिर चित्त के लिए कहा कि न तो मैं अपने को बदल सका और न सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ भी मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां भी देश विदेश में गई, परंतु मैं सुखी नहीं हूँ। जब तक हमारे अंदर आत्म संतुष्टि नहीं हुई, जो कि पहले के लोगों ने कहा संतोषम परम सुखम। आज आपने देखा ना इस महामारी के दौर में, चाहे वह गरीब है चाहे अमीर है, हर व्यक्ति के अंदर बस एक ही भावना रही। व्यक्ति के अंदर क्या हुई? एक मानवता आई। व्यक्ति सिर्फ ये सोचा कि बस किसी तरह इस सबसे बीमारी से, इस तरह की जो महामारी से या इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं, उससे मुक्ति मिल जाए।
खत्म हो जाए। उसमें व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा बल्कि वह संपूर्ण व्यक्ति के लिए सोचा। तो उसी तरह से उन्होंने, जब तक हमारे अंदर आत्म संतुष्टि नहीं आएगी, जैसे कहा गया ना, संतोषम परम सुखम, जब तक हमारे अंदर संतुष्टि नहीं होगी तब तक मुझे लगेगा और जो और की भावना होती वह व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए कालिदास ने यह बोला कि मैंने ये सोचा था कि मैं वहाँ पहुँचकर सुखी और संतुष्ट हो जाऊंगा, परंतु मैं सुखी नहीं हूँ। किसी और के लिए यह वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं था। अब ये क्या है, कवि के दृष्टिकोण से आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो कवि का जीवन था, वह कवि तो जब चाहे तब बादलों से वर्षा करा सकता है, जब चाहे तो सूखे खेतों में लहलहाते फसलों को उगा सकता है, अर्थात वो आकाश से तारे तोड़ना वो कर सकता है कभी। लेकिन जो वास्तविक जीवन है, जो राजनीतिक जीवन है, वो तो हमारी एक सीमा बंधन में बंधा हुआ है। इसीलिए उन्होंने कहा कि वह वातावरण और जीवन दूसरों के लिए स्वाभाविक हो सकता था, लेकिन मेरे लिए नहीं था। क्यों? एक राज्य अधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। अब वह कवि के जीवन के आधार पे आप स्पष्ट कर दीजिएगा कि जो राज्य अधिकारी का कार्य क्षेत्र होता है वह क्या होता है और एक कवि का जीवन क्षेत्र क्या होता है, वह उन्होंने बताया है। मुझे बार बार अनुभव होता था कि मैं प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश कर गया, अर्थात मैं वहाँ पर उस काबिल नहीं हूँ। बस मुझे केवल एक सत्ता और प्रभुता का मोह था और उसी सत्ता और प्रभुता के मोह के कारण मैं उस जीवन में अनधिकार प्रवेश कर गया हूँ और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर आया। अर्थात जो ग्राम प्रदेश में पहाड़ों पे जा कर के उभरते चित्रों को देख करके जो रचना किया करता था, उसको छोड़ करके मैं जो इस क्षेत्र में आ गया हूँ वह मैं अनधिकार प्रवेश कर गया हूँ। जब भी मेरी आँखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़े, क्षितिज रेखा होती है जहाँ पर कि पृथ्वी और आकाश, हम आप सभी जानते हैं कि कहीं भी पृथ्वी और आकाश मिलते नहीं हैं, लेकिन यदि आप किसी ऊंचे स्थान से देखिए, दूर से देखिए, तो आपको ऐसा लगता है धीरे धीरे आकाश नीचे की तरफ आ रहा है और वो पृथ्वी से मिल रहा है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि जब भी मेरी आँखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी यह अनुभूति मुझे सालती कि मैं उस विशाल से दूर हो आया हूँ। मैं अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूँगा। अर्थात कहते हैं ना, समय बहुत बड़ा है, वो है व्यक्ति को अपने समय ही एक ऐसा है जो मुट्ठी में पड़ी हुई रेत की तरह है, जो कि फिसलता ही चला जाता है। उन्हें ये लग रहा था कि आज नहीं कल मैं अपने को परिवर्तित कर लूँगा, उन परिस्थितियों पर वश पा लूँगा, परंतु नहीं कर पाया। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। अर्थात जैसे जैसे परिस्थितियाँ आई वैसे वैसे मैं बना और चालित होता, उनके अनुसार कार्य को करता चला गया। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी नहीं आया और मैं धीरे धीरे खंडित होता, खंडित माने टूटता गया। अर्थात मेरा जो जीवन था, मेरे जीवन का जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को मैं प्राप्त नहीं कर पाया, जिसके कारण उन्होंने बोला मैं धीरे धीरे खंडित होता गया। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया। अर्थात क्यों आज वह वापस फिर चले आए हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें यही था कि धीरे धीरे मैं परिस्थितियों को अपने वश में कर लूँगा, लेकिन जब अंत तक वह परिस्थितियों को वश में नहीं आया तो इसीलिए उन्हें बोला कि धीरे धीरे जो खंडित होता गया, और वही खंडित होते होते मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। यहाँ पर विशाल का तात्पर्य उस सत्ता और प्रभुता का जो पद था, उस विशाल के साथ मेरा कुछ भी संबंध
था। यहाँ तक आपका 11 पॉइंट हो गया है। शुरू में आपके जो पॉइंट्स थे कि मैं बदल लूँगा और यह मेरी आशंका निराधार थी, यह 5 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट था कि मुझे अपने में विश्वास नहीं था। सेकंड, अभाव और भर्त्सना का जीवन जीने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में। नेक्स्ट था, मुझे था कि वातावरण छा लेगा। और अंत होगा कि मेरी जीवन की दिशा बदल देगा। ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए हैं। लास्ट पैराग्राफ में मैं सुखी हो सकता, विश्वास दिलाता रहा, कमी वातावरण को दे दीजिएगा। सेकंड पॉइंट, अपने को बदल लूँ तो सुखी हो सकता हूँ, थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट है, अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, प्रतिलिपियाँ भी देश विदेश में गईं, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। परंतु जाने के बाद भी मैं सुखी नहीं हुआ, ये फिफ्थ पॉइंट है। नेक्स्ट है, किसी और के लिए यह वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य अधिकारी का कार्य क्षेत्र और मेरे कार्य क्षेत्र की तुलना करिएगा। फिर प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर जो मैं अनाधिकार प्रवेश कर गया हूँ। नेक्स्ट है, जब भी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती थी। नेक्स्ट, मैं अपने को जो आश्वासन दिलाता था कि आज नहीं तो कल अपने को परिस्थितियों के वश में कर लूँगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी नहीं आया और फिर मैं खंडित होता गया और नेक्स्ट टूट गया, साथ ही साथ विशाल के साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। ये आपके 12 पॉइंट्स ऊपर के अलग कर दीजिएगा 5, और ये 12 पॉइंट्स जब कालिदास अपने मन की व्यथा को प्रकट कर रहे हैं मल्लिका के सामने, उस समय का पॉइंट्स आपको दे दिया गया है।